नमस्कार। उदय इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। आतंकवाद के मामले में पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल लेवल पर एक खास ट्रेंड देखा जा रहा है। पहले तो रूस में एक फिदायीन आतंकवादी की गिरफ्तारी हुई, जो कि भारत में हमला करने की साजिश रच रहा था। उसके पहले पाकिस्तान का एक आतंकवादी नुपुर शर्मा की हत्या के लिए भारतीय सीमा में घुसते हुए पकड़ा गया। लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद लगातार भारतीय नेताओं की हत्या करने की कस्में खा रहे हैं। उधर बिहार की राजधानी पटना में आतंकवादियों का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया, जो कि देश को दंगे और आतंकवाद की आग में झोंकने की प्लानिंग कर रहा था। इसके अलावा हम लगातार देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से सर तन से जुदा के नारे सुनाई देते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या ये देश को आतंकवाद और दंगे की आग में झोंकने की साजिश है? इन सभी मामलों में क्या कोई कड़ी काम कर रही है, कोई चीन की तरह एक साजिश चल रही है? अगर ऐसा है तो हम सब वास्तव में बहुत खतरे में हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और सिक्योरिटी एक्सपर्ट सुमित पीर। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अंशुमन जी, धन्यवाद, आभार। सुमित जी, रूस में पकड़े गए फिदायीन और भारत की घटनाओं को मिला जुला कर देखें तो किसी बड़ी साजिश की गंध आती है। क्या कहना है जी, आपका? देखिए, सबसे पहले अंशुमन जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपको नमस्कार और सब दर्शकों को सादर प्रणाम। देखिए अंशुमन जी, हाँ, जो हमारे देश में हो रहा है, पहले हमें समझना पड़ेगा हो क्यों रहा है। देखिए, जितना भारत का वर्चस्व बढ़ रहा, आप जीडीपी से नंबर 5th इकोनॉमी हो गई, परचेज पावर पैरिटी से नंबर 3rd इकोनॉमी हम दुनिया में। हमारे पास दुनिया का 3rd बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। हम एक ही इकोनॉमी है जिसमें इन्फ्लेशन अभी सबसे कम है। हमारा इन्फ्लेशन, महंगाई की दर अमेरिका से कम है। अमेरिका का 9.1% है, हमारा 7.1% है। हमारे पास 800 मिलियन का यूथ पावर है। हम सबसे ज्यादा इंजीनियर डॉक्टर हम प्रोड्यूस करते हैं। फार्मा में सुपर पावर हम है। 120 कंट्रियों में अगर वहां आदमी बच रहा, अगर कहीं की दवाई जा रही है, यहाँ से जा रही है। सोलर एनर्जी में हम सुपर पावर है। विंड एनर्जी में हम पावर बन चुके हैं। आईटी हमारा डोमेन है। और अगर आप देखिए, जो हमारा इकोनॉमिक आउटलुक अभी है 8.5% का है। चाइना का 3.1% है, अमेरिका का 2.3% है, यूरोपियन यूनियन का 2.3% के आसपास है। अब इन सब चीजों को मिला जुला के देखिए, और इसमें एक और बड़ी जुड़ती है अभी WDMMA की एक इंटरनेशनल बॉडी है, जिसकी एयरफोर्स की रेटिंग आ गई, जिसने बताया कि हमारी एयरफोर्स इज रैंक नंबर 3 इन द वर्ल्ड। नंबर 1 अमेरिका है, नंबर 2 रशिया, नंबर 3 हम पे हमें। और हमारे पास सबसे बड़ी आर्मी, हम न्यूक्लियर ट्राइड है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब है हम न्यूक्लियर मिसाइल जो है, हथियार है, समुद्र से, आकाश से, जमीन से, तीनों दिशाओं से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा, जब मोदी जी आए थे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये स्ट्रेस था कि हम न्यूक्लियर ट्राइड बने। ऐसे में होते हुए जब आपकी कंट्री सुरक्षित है, आप न्यूक्लियर ट्राइड हो, दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी आपके पास, आपकी एयरफोर्स की रेटिंग चाइना की एयरफोर्स से ऊपर आती, दुनिया में नंबर 3rd हो आपके पास, हमारी नेवी नेटो की ब्लू वाटर नेवी से स्ट्रॉन्ग आंकी जाती है। इन सब चीजों के होते हुए अंशुमन जी, अब तो ये क्लियर हो गई कि बाहर से कोई आ नहीं सकता, बाहर से कोई 1 इंच जमीन की ले नहीं सकता। 2 साल से चाइनीज बैठे वहां लद्दाख में, कुछ नहीं कर पाए। अब क्या है, अगर अब तोड़ना है देश को, भारत को रोकना है, मोदी को रोकना है, भाजपा को रोकना है, अंदर से तोड़। अंदर से तोड़ने का कैसा तरीका है? देखिए, अगर आप इन सारे इंसिडेंटों को देखिए, जियोपॉलिटिकली मोटिवेटेड है। देखिए, जब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, लॉकडाउन चल रहा था, एलजी का एक प्लांट है, वहां लीक होता, वहां 6-8 लोग मरते हैं। फिर ये विंस्ट्रॉन का एक कारखाना, जो सबसे बड़ा एप्पल का ताइवानीज कारखाना है, यहाँ पे कोरियंस का, ताइवानीज का, बेंगलोर में, वहां पे पंगा हो जाता है। अब आप देखिए, हमारे वैक्सीन के खिलाफ दुनिया भर में प्रचार किया जाता है, ये सेफ नहीं है, इससे लेके लोग मरेंगे। सबसे ज्यादा वैक्सीन हमने लगाई, सबसे ज्यादा वैक्सीन दुनिया में हमने एक्सपोर्ट की, सबसे सस्ती वैक्सीन हम बनाते हैं। और हम एक और में अभी हमने बोला हम 5 बिलियन डोजेस देंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अगर हम ये दवाई न दें, अगर हम वैक्सीन न दें। दुनिया की हालत खराब है। अब ऐसे में हम सबसे बड़े वेपन एक्सपोर्टर बन गए आज, दुनिया में नहीं, अगर एशिया में देखा जाए। आज हमारा वेपन एक्सपोर्ट चाइना के वेपन एक्सपोर्ट से ज्यादा है। हमने खुले आम फिलीपींस को ब्रह्मोस दिया, वियतनाम हमसे ब्रह्मोस मांग रहा, ध्रुव मांग रहा, अपाची भी, ध्रुव मारो, पृथ्वी मांग रहा। हमने चुनूक भी लिया, हमने अपाची भी लिया, हमने अब S-400 भी लगा रहे हैं। ठीक है जी, हमारे पास सर्विस भी है, ट्रांसपोर्टर भी है। अगर आप देखें, और हमने पैगोंग सोक तक रोड बनाई अंशुमन जी। एक टाइम था, हमारे पूर्व डिफेंस मंत्री जी कहते हैं, हैविंग नो रोड्स टू चाइना इज ओनली डिफेंस फ्रॉम चाइना। आप सड़क पर बनाओ, चाइना नहीं आएगा।
अब जो ये भारत उभरा है, जो भारत खड़ा हुआ है, भारत के लोहे को पूरे दुनिया ने माना है। पूरी एशिया की जितनी इकोनॉमी से धीरे धीरे भारत के पीछे खड़ी हो रही, इसलिए हम क्वाड का मेंबर बन गए, इसलिए हम I2U2 का मेंबर बन गए। उभरते हुए चढ़ते हुए भारत को कैसे रोका जाए? बिल्कुल सुमित जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इंटरनेशनली भी देखा जाए तो पूरी दुनिया मंदी के आशंका से परेशान हो रही है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत के अलावा पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है। ये बताता है कि हम लोग कितने मजबूत होते जा रहे हैं। बिल्कुल। अब इससे लोगों को लग रही है मिर्च, लोगों को हो रही है तकलीफ, बाहर से आ नहीं सकते, इंटरनल तोड़ो। मैं ये अपने नेशनल टीवी पे भी डिबेट्स में रहता हूं अंशुमन जी, तो मैंने कई बार बोला दे आर इंजीनियर प्रोवोकेशन। मैं आपको बताता हूं, देखिए अगर ये उदयपुर वाली घटना लीजिए, इंजीनियर प्रोवोकेशन क्यों है? इसमें है कि हिंदू मुस्लिम का तनाव हो, मेजॉरिटी कम्युनिटी को उकसाया जाए ताकि यहाँ दंगे हो, इकोनॉमिक आउटलुक जाए, मोदी जी की सरकार हटे, खिचड़ी सरकार आए और सबके एजेंडे चलते रहे। ये जो एक सशक्त भारत उभरा है, ये जो एक डिसाइसिव पॉलिटिकल विल उभरी है, इसको कैसे रोका जाए? देखिए आज हम औकात रखते हैं कि पाकिस्तान में घुस के उनको मारते हैं। बालाकोट की बात करें, उरी की बात करें, चाइना एक कदम नहीं बढ़ा पाता। 1962 का भारत नहीं, नेहरू का भारत नहीं, मोदी का भारत है, एक कदम नहीं बढ़ा पाए वो। S-400 हमने लगाया, कैट्स का एक्ट हमारे खिलाफ सैंक्शन नहीं लगाई अमेरिका ने, हम एक एक्सेप्शन है। आज हमारे पास छबार में पोर्ट है, जो अगर आप पूरे ईरान के सब पोर्ट देखें, सब पे सैंक्शन है, छबार पे नहीं, क्योंकि हम है। आज हमने अमेरिका को बताते हुए दिखाते हुए हम रशिया से तेल ले रहे हैं सर। रशिया हमारा नंबर 2 ऑयल एक्सपोर्टर बन गया, कहीं $100 बिलियन हमने बचा लिए रशिया से तेल लेके। वही वो कैट्सा जो टर्की पे काम करता है, वो हमारे पे नहीं काम करता है, क्योंकि अमेरिका मजबूर है। छबार पोर्ट क्यों छोड़ रखा है ईरान में? हर एक पोर्ट पे सेक्शन है। आज देखिए कैट्सा की बात नहीं करता, हम क्वाड का मेंबर बने, हम I2U2 का मेंबर बने। I2U2 में अंशुमन जी यूके और फ्रांस को हटाया गया। अब सोचिए भारत का मिडिल ईस्ट में क्या वर्चस्व। आज अमेरिका है, हम है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल है। ये हिंदू मुस्लिम जुओ और क्रिश्चियनों का सबसे बड़ा अलायंस है। इसमें फ्रांस और यूके को बाहर निकाला गया। भारत का वर्चस्व अब मिडिल ईस्ट में भी है एज अ ग्लोबल पावर। अभी हमने ब्राजील के साथ टाई अप किया है, एक जॉइंट वेंचर किया। हम ब्राजील से तेल ले रहे हैं, रशिया से तेल ले रहे हैं, हम अमेरिका से तेल ले रहे हैं। अब हमारी डिपेंडेंस मिडिल ईस्टर्न ऑयल पे नहीं है। हाँ, अभी हमारी डिपेंडेंस कतार पे गैस को लेके है, पर INSST चालू हो गया, जो रशिया से ईरान से होता हुआ यहाँ तक आया। उससे हमारा फ्रेट टाइम और कॉस्ट लगभग आधा बढ़ जाता, और आने वाले टाइम में हम यहाँ से पाइपलाइन भी ला रहे हैं। तो ये जो भारत हर जगह में अपने आप को मजबूत करता जा रहा, दुनिया की स्टेज पे लेता जा रहा। और एक और मैं अपने दर्शकों को बोलूं, भारत केवल एक कंट्री है जो मैं बताऊं, जो क्वाड में है, I2U2 में, ब्रिक्स में है, SCO में है, और दुनिया में G20 की बात करें, G7 की बात करें, ये एक ऐसा वाहिद कंट्री, और मोदी जी ऐसे वाहिद नेता है जो हर जगह है। यहाँ इन समीकरणों में पुतिन नहीं है, इनमें जो बाइडेन नहीं है, इनमें जी नहीं है, केवल मोदी जी है, केवल भारत है सर। इससे हर एक को तकलीफ हो रही है, हर एक के पेट में दर्द हो रहा है। और जो एक एक माइलस्टोन हम अचीव करते जा रहे हैं, भारत को रोका कैसे? अंदरूनी कलही, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर। अब मैं उदयपुर की घटना पे आता हूँ। देखिए J&K में भी टेररिस्ट किलिंग होती है, वो जाके चुपचाप किसी को मारते, 15 दिन आपको पता लगता है ये टेररिस्ट था, आप उसको मारते हो। अब उदयपुर की घटना देखिए, पहले वो उस बंदे का, कन्हैया लाल जी का फोटो व्हाट्सएप पे डालता है, ठीक है जी। उसके बाद बोलता हम इसको मारेंगे, फिर दुकान पे जाता है, फिर वो सर तन से जुदा वाली बात होती है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसका वीडियो बनाता है, फिर कन्फेशन वीडियो बनाता है, फिर दोनों को अपलोड करता है, कहता अब मैं अजमेर शरीफ जा रहा हूं। अगर आप ये सीक्वेंस देखें, टेररिस्ट और ऐसे तो काम ही नहीं करते। टेररिस्ट तो कोशिश करता मैं मैक्सिमम लोगों को मारूं, पकड़ा ना जाऊं मैं, वो अपना टारगेट थोड़ी ना अनाउंस करता है। यहाँ ये प्रोवोकेशन थी। अब ये जो महाराष्ट्र में घटना हुई, जिसको दबाने की कोशिश की थी पहले अगाड़ी सरकार ने, वहां भी बिल्कुल वहां भी प्रोवोकेशन था। उनका बेटा तो उनके पीछे स्कूटर पे चल रहा था, वहां भी प्रोवोकेशन था। रोज नई प्रोवोकेशन डाल रही। हिंदू बढ़ के मोदी के खिलाफ खड़ा हो जाए, देश में आग लग जाए, देश का इकोनॉमिक आउटलुक खत्म हो जाए, देश में तरक्की खत्म हो जाए। अगर तरक्की रुक गई, इकोनॉमी रुक गई, ना अपाची आएगा, ना चिनूक आएगा, ना S-400 आएगा। रोज नई कोशिशें की जाती, कभी हिजाब को लेके, कभी किसान को लेके, कभी ये अजमेर शरीफ को लेके, कभी मंदिर को लेके, रोज हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की रही जा रही है। सुमित जी, एक बड़ा सवाल इसमें यह पैदा होता है कि इस पूरे साजिश की चाबी कहां पर है? एक कोई सेंट्रल पॉइंट तो होगा ना? बिल्कुल। देखिए, इसको जियोपॉलिटिकली हम कहते हैं, इसका एक नाम है रेड टेरर, या कहते हैं रेड जहाद। रेड जहाद वो है कि जब पैसा चाइना से आता, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अभी चाइना है और कोई नहीं है। पाकिस्तान की एक न्यूसेस वैल्यू, पाकिस्तान की औकात नहीं हमारे साथ लड़े। जिसके पास 4 दिन का एम्यूनिशन हो, हमारे साथ क्या लड़ेगा?
जो खुद भीख मांगने पे खड़ा हो हमारे साथ क्या लड़ेगा। ये सारी के पीछे आप देखेंगे अंशुमन जी, कहीं ना कहीं चाइना इन्वॉल्व है। चाइना पैसा दे रहा टर्की को, चाइना पैसा दे रहा पाकिस्तान को, चाइना पैसा दे रहा हर इस ऐसी शक्ति को जो हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए। खुद तो खड़ा हो ही, इस सब की जड़ कहीं ना कहीं वहां जुड़ी है। देखिए चाइनीज प्लांट पे अटैक नहीं होता, कोरियन प्लांट पे अटैक होता। अब आईफोन 14 यहाँ बनेगा, आईफोन का जो लेटेस्ट वर्जन है 14 वो इंडिया में बनेगा, चाइना में नहीं बनेगा। ये चीजें चाइना को तकलीफ दे रही है। चाइना ये ने आपने बहुत अहम बात कही सुमित जी। चाइनीज कंपनियां टारगेट पे नहीं होती हैं, कोरियन कंपनियां होती हैं, जापानीज कंपनियां होती हैं। जापानीज कंपनियां टारगेट पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। क्यों नहीं है? अभी ये चाइनीज मेलवेयर का इंसिडेंट आया, ठीक है, आपने देखा होगा। मैं मतलब ये अंशुमन जी इतना बड़ा विषय है। और मैं आपको बताऊं, इवन अमेरिका में भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं। आपने सोरोस फाउंडेशन का नाम सुना होगा। जॉर्ज सोरोस खुद ऑन रिकॉर्ड कहते हैं मैंने इतने बिलियन डॉलर लगाए हैं मोदी की सरकार हटाने के लिए। एक पावरफुल भारत, उभरता हुआ भारत जो दुनिया में अपनी जगह मानता है। अभी डॉ. जयशंकर ने कहा अगर आप हमें यूएनएससी में जगह नहीं देंगे यू विल गेट आउटडेटेड। मैं तो 2 साल से कह रहा हूं, अगर आप हमें जगह नहीं देंगे यूएनएससी विल गेट आउटडेटेड। 20% ऑफ द ह्यूमैनिटी को अपने भारत का सबसे ज्यादा पीस कीपर हम देते हैं। सबसे बड़ा वर्चस्व हमारा, थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री फोर्स हम हैं, थर्ड बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा है, थर्ड बिगेस्ट बाय परचेज पावर पैरिटी हम है, और आपने हमें यूएनएससी बाहर रखा है। कैसे चलेगा? अभी दुनिया को चाइनीज वायरस से बचाने वाले हम हैं। अगर हम वैक्सीन नहीं बनाते, हमारी तो ऐसी तैसी होती, दुनिया की ऐसी तैसी होती। एचसीक्यू हमने दिया सर, वैक्सीन हमने दी, पैसे नहीं कमाए। चाहते तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते थे, इज्जत कमाया, नाम कमाया। ये डिसाइसिव भारत, ये सशक्त भारत, लोगों की आंख का कांटा बन रहा। अब गेम एक स्टेप पे और गया, मैन टू मैन मार्किंग। मैन टू मैन मार्किंग का देखिए जो आपने विषय छेड़ा था, अब क्या करें, टर्की, एक उज़्बेक बंदा टर्की में आइडेंटिफाई होता, उसे ट्रेन किया जाता है, उसे ट्रेन किया जाता है केवल एक मिशन के लिए। पहली बात, ये जो बंदा उज़्बेकिस्तान में का उज़्बेक था, जो टर्की में था, ये टर्की में ट्रेन कैसे हुआ? अर्दोगन क्या कर रहा था? अर्दोगन की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? अर्दोगन के यंत्र तंत्र को पता नहीं लगा इतनी बड़ी यहाँ ट्रेनिंग हो रही है। और ये जो हमारे एक फिल्म स्टार है, उसका अर्दोगन की बीवी से बड़ा अच्छी बातचीत है। मैं चाहूंगा वो जाके पूछ ले बहन जी से वहां पे कि ये बंदा तुम्हारे यहाँ कैसे ट्रेन हुआ। अब ये रशिया आता है। रशिया कैसे आता है अंशुमन जी? जब तक टर्किश इंटेलिजेंस इन्वॉल्व ना हो वो रशिया आ नहीं सकता। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, आई हैव ट्रैवल्ड टू मोर देन 80 कंट्रीज, मेरे 11 पासपोर्ट भरे इस टाइम से, तो मैं इन सब जगह बहुत बार जा चुका हूँ। रशिया आना इम्पॉसिबल है। अब आपको रशियन पासपोर्ट क्यों दे रहे थे? रशियन पासपोर्ट आपको दिया जाता है, एक नकली आइडेंटिटी आपको दी जाती है। आप फिदाइन का अटैक करने आ रहे थे। फिदाइन अटैक में आपको क्या करना है? 10-15 मीटर पास तो आना है ना। रशियन पासपोर्ट पे सस्पिशन जो सुई होती है मिनिमम होती है। आप इंटेलिजेंस एजेंसियों के रडार के नीचे रहते हो। एग्जैक्टली रशियन एजेंसी ने यही खबर दी थी कि रशिया से इंडिया घुसना आसान होगा, इसलिए वो रशिया पहुंचा था। सस्पेंशन नहीं करता। और इसको क्या बोला जाता है? इसको एक रशियन नाम दिया जाता है, रशियन पासपोर्ट दिया जाता है, बोलता है एक पत्रकार है। जो भी इसका टारगेट है उसके पास जाके इसने बटन ही तो दबाना था, 10-15 मीटर पास जाके इतना एक्सेस तो मिल ही जाता। अब हर एक की जेड प्लस सिक्योरिटी तो है नहीं। यहाँ नुपुर शर्मा जी को मारने के लिए लोग भेजे जा रहे हैं। यहाँ हमारे पॉलिटिशियन निशाने पे। और कुछ दिन पहले अजीत डोभाल साहब भी रशिया गए थे। अब आप देखिए एक नया ट्रेंड आया है अंशुमन जी जियोपॉलिटिक्स में, मैन टू मैन मार्किंग। आदमी आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, उसे पूरी तरह सशक्त किया जाता है हमले के लिए फॉर वन सर्टिफाइड टारगेट। मसला ये है, आप उसको, उसके साथ यहाँ कौन कौन मिला है, उसको यहाँ एक्सप्लोसिव कौन दे रहा था, वो कौन गद्दार है जो ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं। अब टाइम आ गया उनका पर्दाफाश करने का। मैं पिछले 3 साल से हमारे नेशनल डी पे कह रहा हूँ, हमें यूएस की तरह पेट्रियट एक्ट चाहिए। वी हैव टू एक्ट बिफोर दे हिट अस। अब टाइम आ गया इंटरनल सिक्योरिटी पे पैसा खर्चने का। पेट्रियट एक्ट चाहिए हमें। अगर हम उनका वेट करेंगे कोई फायदा नहीं। बिफोर दे गेट अस, लेट अस गेट देम। अब ये लॉजिक होना चाहिए। हमारे यहाँ दुश्मनों की कोई कमी नहीं। अब सबटॉच, इंटरनल कलाई, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट, यही चीजें होंगी। अब पीछे देखिए, ये पीएफआई वाले कह रहे थे बेंगलोर में स्कूलों में गणेश चतुर्थी क्यों मनाए जा रहे हो? अरे भैया, सनातन की सभ्यता, साइंस कहता 24,000 साल पुरानी, तुम हमें बताओ कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाएगी? ये देखिए कहां तक बात पहुंच गई है। भी इसी अंतर्राष्ट्रीय साइज का हिस्सा है, पीएफआई का भी खड़ा होना। देखिए पीएफआई खड़ी है ये। देखिए सिमी का रिइंकार्नेशन है पीएफआई। इट्स अ मल्टी हेडेड हाइड्रा। अब ये जिसे इस ऑर्गेनाइजेशन की संरचना की गई इसलिए की गई है कि लॉ से ये बैन ना हो। हमारे पास कोई ऐसा लॉ नहीं जो पॉलिटिकल व्यू, स्टूडेंट विंग, एनजीओ, जिस 7-8 फॉर्मों में इसका मतलब उत्पत्ति हुई, इसको हम बैन कर पाए। पीएफआई को जो बनाया गया है, सिमी को ऐसे मेटामॉर्फोसिस करके पीएफआई बनाया गया ताकि इट कैन एवेड द करंट लॉ। बट उस पर काम चल रहा है, उसका भी हिसाब किताब होगा, टेंशन की बात नहीं है। अभी
यहाँ एक इंटरनल लड़ाई हो, एक गृह युद्ध हो, एक हिंदू समाज को कैसे प्रोवोक किया जाए। आपने शिवलिंग वाला मसला देखा, आपने ज्ञानवापी वाला क्या क्या नहीं बोला गया शिवलिंग के बारे में, क्या क्या नहीं बोला गया। हर चीज आप देखे अंशुमन जी, रोज प्रोवोक किया जाता है ताकि यहाँ गृह युद्ध हो, खून की नदियां बहें, इंडिया की स्टोरी खत्म हो, मोदी की सत्ता हटे, बीजेपी हटे, एक मिली जुली खिचड़ी सरकार है और सबकी दुकान चलती रहे। मैं आपको 100% कह रहा हूं, जो यहाँ होता है जियो पोलिटिकल साजिश है। हर बार पैसे बाहर से मिलते। कल किसी नेता के AK-47 मिली है रेड में, किसी कल का रेड हुई, हाँ झारखंड में एक नेता के घर में AK-47 का क्या काम। प्रेम प्रकाश नाम था उनका, वो शिबू सोरेन सीएम के बहुत करीबी आदमी है। AK-47 मिल रही है उनके। आपने देखा बंगाल में नोटों के पहाड़ मिलते हैं, क्या करना है इतने नोटों का आपको, कि कौन दे रहा है ये नोट। और यहाँ रोहिंग्या वाला मसला, रोहिंग्या जब आते हैं यहाँ पे चुपचाप वो जम्मू कश्मीर पहुंच जाते हैं, जैसे उनका कोई गाइडेड टूर चल रहा हो। तुम यहाँ ना, तुम्हें बस में बिठाएंगे, जम्मू कश्मीर पहुंचा जाता है। मैं बताऊं, जम्मू कश्मीर में किसी को नागरिकता नहीं दी जाती थी, पर उसी रोहिंग्या को नागरिकता दी जाती है। ये भी राशन कार्ड बनाया जाता है उनका, आधार कार्ड बनाया जाता है। हाँ, ये 35 और 370 का कमाल था और लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया। अगर 35 से 370 नहीं होते, सारे रोहिंग्या JNK के नागरिक बन के बैठे होते। सर, ये तो इतना बड़ा मसला, हम तो इस पर दिनों बात कर सकते हैं। बट ये जो रशिया वाली घटना है, एक लेवल ऊपर की घटना है। इसमें हमें देखना है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक नया चैलेंज है, मैन टू मैन मार्किंग का, आर्मी से आर्मी मार्किंग। और इसमें इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल स्पाई एजेंसीज इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल ये जो है उनका यंत्र तंत्र इन्वॉल्व है। और ISI तो ऑलरेडी 120 कंट्रियों में सक्रिय है, ये तो सब जानते हैं। और ISI का इसमें कहाँ लेना देना, कितना लेना देना, ये भी हमें देखना पड़ेगा। एक नया चैलेंज है। पर आज का भारत 1962 का भारत नहीं। आज हम तैयार हैं। आज सर, ना हम आंख झुका के बात करते हैं, ना आंख उठा के बात करते हैं, आंख में आंख मिला के बात करते हैं। और हमारा सर्टिफिकेट बहुत क्लियर है, यहाँ आओगे तो हम घर में आके ठोकना भी जानते हैं। सुमित जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से सारी बात समझाई और आपने साफ साफ शब्दों में कहा कि सारी समस्याओं के पीछे चाइना है। और आपने पैट्रियट एक्ट के बारे में बात की। हम लोग दर्शकों को बता दूं कि सुमित जी जल्दी हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे, उनके पास समय की कमी है। फिर हम पैट्रियट एक्ट पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर हम लोग एक अच्छी चर्चा रखेंगे। फिलहाल अभी के लिए सुमित जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, सब दर्शकों का आभार, प्रणाम।